मैं एक साधारण गांव का रहने वाला इंसान हूँ। मेरा नाम रमेश है और मेरी उम्र इस वक्त करीब 28 साल है। मेरी पूरी जिंदगी खेती और मेहनत के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। मेरे लिए जमीन, फसल और पसीना ही सबसे बड़ी पूंजी रहे हैं। मेरी शादी भी घर वालों की मर्जी से हुई थी। मेरी पत्नी का नाम सुमन था। वह बेहद धार्मिक, शांत स्वभाव और नेक दिल औरत थी। पूजा पाठ, व्रत और भगवान में उसकी गहरी आस्था थी। लेकिन एक दिन अचानक हमें पता चला कि उसे एड्स जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मेरे मन में शक ने घर कर लिया कि कहीं उसने मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं किया। घर वालों ने भी आग में घी डालने का काम किया। रोज कान भरे जाने लगे कि तेरी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है। इन्हीं गलत धारणाओं और परिवार के दबाव में आकर मैंने उसे तलाक दे दिया। वह फूट फूट कर रोती हुई अपने मायके चली गई। उसके बाद मैंने कभी उसकी कोई खबर लेने की कोशिश नहीं की। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। मैंने मान लिया था कि शायद वह अब इस दुनिया में नहीं रही होगी। लेकिन एक दिन जब मैं शहर में एक सुनार की दुकान पर काम से गया हुआ था, तभी अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ गई। मेरी सांसें थम सी गईं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वह वही औरत है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बिना कुछ सोचे समझे मैं उसके पीछे चल पड़ा। वह एक घर की तरफ जा रही थी। जब मैं उस घर के सामने बने छोटे से मंदिर के पास पहुंचा, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जिस औरत का मैं पीछा कर रहा हूं, वह कोई और नहीं, बल्कि मेरी ही पत्नी है। मेरा मन बुरी तरह से घबरा गया। उसके हाव भाव, उसकी बोली, उसके चलने का तरीका सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब आखिर है क्या। मेरे सामने बस एक ही रास्ता बचा था, उसका पीछा करना और यह जानना कि वह आखिर कहाँ जाती है। लेकिन जब मैंने देखा कि वह जिस जगह जा रही है वह क्या है, तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। एक आदमी के लिए अपनी पत्नी को इस हालत में देखना कितना पीड़ादायक होता है, ये वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर उस घर के अंदर कदम रख दिया जहां वह गई थी। सामने जो दृश्य था उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। जब मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो मैं सन्न रह गया, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर ऐसी हालत थी जिसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। मेरी पत्नी एक पवित्र और संस्कारी औरत थी। वह हर वक्त भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। उसकी अच्छाई और चरित्र की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। हमारे गांव में जब भी किसी आदर्श औरत की बात होती, तो मेरी पत्नी सुमन का नाम जरूर लिया जाता था। उसी के घर हमने रिश्ता भेजा था और उसके माता पिता ने बिना किसी लालच और शर्त के अपनी बेटी हमें सौंप दी थी। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता था कि मुझे इतनी सच्ची और नेक पत्नी मिली थी। शादी के बाद सुमन ने मेरे माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पूजा करती, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती और फिर पूरे घर के काम में जुट जाती। उसके चेहरे पर कभी थकान या नाराजगी नहीं दिखी। उसने कभी यह नहीं कहा कि काम ज्यादा है या वह परेशान है। जब भी मैं उसे देखता, वह या तो माँ के पैरों में तेल लगा रही होती या रसोई में खाना बनाती नजर आती। उसका धैर्य, मेहनत और सेवा भाव देखकर मैं हमेशा प्रभावित रहता। मैं दिन भर खेतों में काम करता और शाम को लौटकर उससे शांति से बातें करता। हमारी जिंदगी बहुत सादा लेकिन प्यार से भरी हुई थी। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि सुमन बार बार बीमार पड़ने लगी है। कभी सर्दी, कभी खांसी और कभी हल्का बुखार। शुरू में मैंने इसे मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि गांव में ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत लगातार गिरने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। मैंने उसे आराम करने को कहा। इस पर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर वह आराम करेगी तो घर का काम कौन संभालेगा। मैंने कहा कि माँ सब देख लेंगी, लेकिन उसने कहा कि सास की मदद करना उसका कर्तव्य है। वक्त यूं ही बीतता रहा। फिर उसकी खांसी बहुत तेज हो गई। मैं गांव के वैद्य से दवा लेकर आया, लेकिन उससे भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। अब मैं सच में घबरा गया था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था और आंखों के नीचे काले निशान साफ दिखने लगे थे। ठंडे पानी से काम करते वक्त उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। मुझे डर सताने लगा कि कहीं यह कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है।
फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वह बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं रही। मैंने बिना देर किए उसे पास के क्लिनिक ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि उसके शरीर की ताकत बहुत कम हो चुकी है और उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता लगभग खत्म हो गई है। मैंने डॉक्टर से कारण पूछा तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि इसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना जरूरी है और कुछ खास जांचें करवानी होंगी, क्योंकि मामला साधारण नहीं है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुमन को इतनी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। मैं घर लौटा और माता पिता को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर ने कहा है तो देर नहीं करनी चाहिए। मैंने तुरंत तैयारी की और सुमन को लेकर शहर के बड़े अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वह शांत रही। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मैंने कई बार पूछा कि वह कैसी महसूस कर रही है। वह हर बार हल्की सी मुस्कान के साथ बस इतना कहती कि वह ठीक है और मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। अस्पताल पहुंचकर मैंने उसे व्हीलचेयर पर बैठाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उससे कुछ सवाल पूछे और कई जांच लिख दी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ कहा जा सकेगा। मैंने सभी जांचें करवाईं और बाहर प्रतीक्षा कक्ष में बैठ गया। वहां बैठे बैठे मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अगर उसे कोई गंभीर बीमारी निकल आई और वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई तो क्या होगा। मैंने उसे हमेशा मजबूत और हंसती हुई देखा था, लेकिन आज वह बिस्तर पर बेसुध सी पड़ी थी। मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि उसे ठीक कर दे। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। हर गुजरता पल मेरी बेचैनी बढ़ा रहा था। मैं एक गांव का सीधा सादा आदमी था जिसने कभी इतने बड़े अस्पताल नहीं देखे थे। चारों तरफ परेशान चेहरे और दुखी आंखें दिखाई दे रही थीं। हर कोई अपनी पीड़ा में डूबा हुआ था। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो अपनी जिंदगी की सबसे अहम इंसान के लिए अंदर ही अंदर टूट रहा था। काफी समय बीत जाने के बाद एक नर्स बाहर आई और उसने मेरा नाम लेकर मुझे अंदर बुलाया। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उसके पीछे चल दिया। मेरे कदम जैसे भारी हो गए थे और दिल में तरह तरह के डर पल रहे थे। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जांच की रिपोर्ट में क्या निकलेगा, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पहले से ही घर कर चुकी थी। मैंने खुद को संभालते हुए लंबी सांस ली और डॉक्टर के कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर ने हमें बैठने का इशारा किया। मैं पहले ही बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जब डॉक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ बात शुरू करने का संकेत दिया तो मेरी धड़कन और तेज हो गई। सुमन बिल्कुल शांत बैठी थी। उसका रंग पहले से भी ज्यादा उड़ चुका था। वह इतनी कमजोर लग रही थी कि जैसे अभी गिर पड़ेगी। मैंने डरते हुए डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हूं कि वह कोई साधारण बात बताएगा, लेकिन उसके अगले शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। डॉक्टर ने सीधे और सख्त लहजे में बताया कि मेरी पत्नी एचआईवी संक्रमण से पीड़ित है और अब यह एड्स की स्थिति में पहुंच चुका है। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं सुन्न होकर डॉक्टर को देखता रह गया। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव है। कुछ पलों के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुन लिया है, लेकिन जब डॉक्टर ने वही बात फिर दोहराई तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने टूटती आवाज में डॉक्टर से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुमन तो हमेशा मर्यादा में रहने वाली और सच्चे स्वभाव की औरत है। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, फिर उसे यह बीमारी कैसे लग सकती है। डॉक्टर ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें इस बीमारी के फैलने के कारण लिखे हुए थे। उसने बताया कि यह रोग कई वजहों से हो सकता है, लेकिन अब सच्चाई यही है कि सुमन इस बीमारी से पीड़ित है और इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आवाज साथ छोड़ने लगी। मैं कुर्सी पर बैठ गया और लाचार नजरों से सुमन की ओर देखने लगा। वह चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वह खुद को दोषी मान रही हो, मानो उसे भी यकीन नहीं हो पा रहा हो कि यह सब उसके साथ हो रहा है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब आगे क्या करना होगा। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयां शुरू की जाएंगी, लेकिन यह समझना जरूरी है कि एड्स का कोई स्थायी इलाज नहीं है। ये बीमारी धीरे धीरे शरीर की ताकत खत्म कर देती है,
इसके बाद मामूली बीमारी भी जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर आपके इलाके में कोई बड़ी बीमारी फैली हो, तो बेहतर होगा कि आप अपनी पत्नी को वहां से दूर रखें, ताकि उसकी उम्र कुछ और बढ़ सके। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैंने सुमन की तरफ देखा। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे उसने अपनी किस्मत का फैसला मान लिया हो। अस्पताल से घर लौटते समय मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए और किस रास्ते पर चला जाए। ये मानना भी मुश्किल हो रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच है। सुमन भी पूरे रास्ते खामोश रही। वह बस खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे अपने लिए सही शब्द तलाश कर रही हो, ताकि खुद को बेगुनाह साबित कर सके। लेकिन उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। घर पहुंचकर मैंने सारी बात अपनी माँ और बहनों को बता दी। सब हैरान रह गए। मेरी एक शादीशुदा बहन तुरंत बोल पड़ी कि ये कैसे हो सकता है? हमारे इलाके में तो किसी को ऐसी बीमारी नहीं है। न सुमन कभी बाहर गई और न ही किसी अनजान आदमी से मिली। फिर उसे यह बीमारी कैसे हो गई? मैंने थकी हुई आवाज में कहा कि मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन डॉक्टर की बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता। मेरी माँ के चेहरे पर अचानक सख्ती आ गई, जैसे उनके मन में कोई फैसला हो चुका हो। उन्होंने तुरंत कहा कि इसका मतलब साफ है, तेरी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है, इसी वजह से उसे यह बीमारी लगी है। मैंने हैरानी से माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारियां उन्हीं लोगों को होती हैं जो गलत काम करते हैं और पाप की राह पर चलते हैं। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन दिल के अंदर कुछ चुभ सा गया। मेरी बहनों ने भी माँ की बात का साथ दिया। उन्होंने कहा कि हमने सुमन को कभी कुछ गलत करते नहीं देखा, लेकिन ऐसी बीमारी बिना वजह नहीं लगती। ये उन्हीं लोगों को होती है जो कोई बड़ा गुनाह करते हैं। मेरे मन में एक डरावना ख्याल उभरा। मैंने उसे मन से निकालने की कोशिश की। मैंने वह कागज निकालकर सबके सामने रख दिया जिसमें बीमारी के कारण लिखे थे। उसमें कई वजहें दर्ज थीं, जैसे बिना जांच का खून चढ़ना, संक्रमित सुई का इस्तेमाल या अन्य कारण। मैंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि यह बीमारी किसी गलत रिश्ते की वजह से ही हो। ये किसी गलत इंजेक्शन से भी हो सकती है। लेकिन माँ और बहनों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। माँ ने सख्त लहजे में कहा कि हम यह बात नहीं मान सकते। हमारी बहू ने हमें धोखा दिया है। हो सकता है शादी से पहले ही उसने कोई गलत काम किया हो और वही बीमारी की जड़ हो। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैं माँ की बातों को गलत साबित करना चाहता था, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में शक ने जन्म ले लिया था। मैंने सुमन को हमेशा एक अच्छी और ईमानदार औरत के रूप में देखा था, लेकिन अब मेरे दिल में भी सवाल उठने लगे थे। मेरे भीतर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ माँ और बहनों की बातें थीं जो लगातार सुमन पर उंगली उठा रही थीं। दूसरी तरफ वह औरत थी जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था, जिसने हमेशा मुझे सच्चे मन से चाहा था। मैंने कभी उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि मैं खुद ही उलझ गया था। सुमन अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। मैं उसके पास गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। चेहरा बुझा हुआ था। वह ऐसी लग रही थी जैसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए शब्द खोज रही हो। मैंने उसे देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। मैं खुद असमंजस में था। मैं उस पर इल्जाम भी नहीं लगाना चाहता था, लेकिन माँ की बातें बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैं क्या करूं? क्या मैं उस पत्नी पर भरोसा करूं जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल गुजारे हैं, या फिर मैं अपनी माँ की बातों को सच मान लूं? माँ और बहनों की बातों ने मुझे भीतर तक घायल कर दिया था। वे बार बार यही कह रही थीं कि जो कुछ हुआ है वह सब सुमन की अपनी गलतियों का नतीजा है। मेरे लिए उस वक्त कोई भी निर्णय लेना बेहद कठिन हो गया था। मैं यह अच्छी तरह समझता था कि अगर मैंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया तो वह शायद जीवन भर के लिए टूट जाएगी, और अगर मैंने माँ और बहनों की बातों को नज़रअंदाज किया तो हो सकता है कि मैं खुद अपने साथ धोखा कर बैठूं। यह वही पल था जब मुझे अपने सच और अपनी समझ के बीच चुनाव करना था। लेकिन उस हाल में मैं कर भी क्या सकता था? सबसे दुख की बात यह थी कि जब इंसान ईमानदारी, समझदारी, भरोसे और भावनाओं के बीच फंस जाता है, तो वह सही और गलत की पहचान खो बैठता है।
उस समय दिमाग साथ छोड़ देता है और भावनाएं सच्चाई पर भारी पड़ जाती हैं। मैं भी इसी उलझन में घिरा हुआ था। एक ओर मेरा ज़मीर कह रहा था कि मुझे अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए, और दूसरी ओर मेरा दिमाग बार बार यही दोहरा रहा था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। माँ और बहनों के शब्द मेरे दिमाग में लगातार घूम रहे थे, और मैं किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा था। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा और भारीपन छाया हुआ था। मेरी पत्नी चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। वह हमेशा की तरह बिना कुछ कहे सब सह रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, और आखिरकार वह सवाल पूछ ही लिया जो मेरे मन में बार बार उठ रहा था। ये सब आखिर है क्या? उसने मेरी ओर देखा। वह चौंक गई, मानो उसे यकीन ही नहीं हुआ हो कि मैं उससे ऐसा सवाल भी कर सकता हूं। उसके होंठ थरथराने लगे, और वह धीमी आवाज में बोली कि उसे खुद कुछ नहीं पता, और उसे भी आज ही मालूम पड़ा है कि वह इस बीमारी से जूझ रही है। उसका जवाब मेरे मन को शांति नहीं दे पाया। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कमरे में इधर उधर चलने लगा। डॉक्टर की बातें और माँ बहनों के आरोप मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। बेबस होकर मैंने कहा कि अब वह मेरे किस काम की है? यह बीमारी मुझे भी लग सकती है, और ऊपर से वह चरित्रहीन भी है। तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। वह पूरी तरह सन्न रह गई। उसके चेहरे पर गहरा आघात साफ दिख रहा था, जैसे उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं उस पर ऐसा आरोप लगा सकता हूं। उसकी आंखों में नमी थी, जैसे वह मेरी आत्मा के भीतर झांक कर मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तब तक मैं अपने मन में फैसला कर चुका था। मैंने कहा कि मैंने उसे तलाक देने का मन बना लिया है। अब उसके साथ रहकर मैं क्या करूं? अगर मैं उसके साथ रहा तो मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। वह मेरे पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली कि उसे उसके आखिरी दिनों में घर से बाहर न निकाला जाए। उसने मुझसे कहा कि बस उसे मेरे साथ रहने दिया जाए। वह दूर से ही मुझे देखकर यह मान लेगी कि मैं उसके साथ हूं। उसने कहा कि उसकी जिंदगी अब कितनी ही बची है, 1 साल या 1.5 साल। उसने मुझसे विनती की कि उसे तलाकशुदा होने का कलंक न दिया जाए, और बस इतना कर दिया जाए कि जब वह इस दुनिया से जाए तो लोग यही समझें कि वह मेरी पत्नी थी। उसकी बातों में इतना गहरा दर्द था कि एक पल के लिए मेरा दिल नरम पड़ गया। लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने कठोर आवाज में कहा कि उसे घर में रखकर मैं क्या करूंगा? अगर उसकी वजह से यह बीमारी किसी और को लग गई तो क्या होगा? वह सदमे में चली गई। शायद उसे उम्मीद थी कि कम से कम आखिरी समय में मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन मैंने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दीं। अगले ही दिन मैंने माँ से सलाह ली और अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। वह मुझे फटी हुई आंखों से देखती रही, लेकिन मैंने कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा। मैंने उसे उसके मायके भेज दिया, और फिर कभी उसकी खबर लेने की कोशिश नहीं की। उसके घर में ज्यादा लोग नहीं थे, केवल उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। वे आर्थिक रूप से भी कमजोर थे, और मुझे ये बात अच्छी तरह पता थी कि वे उसका इलाज नहीं करवा पाएंगे। लेकिन उस समय यह सब मेरे लिए मायने नहीं रखता था। मैंने न तो उसका सामान वापस किया और न ही किसी तरह की मदद की। जब वह घर से निकली तो जैसे मेरे दिमाग से उसका अस्तित्व ही मिट गया। समय तो चलता ही रहता है। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की। शुरुआती दिनों में मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे जिंदगी से कुछ छिन गया हो। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को काम में झोंक दिया और सब कुछ भुला दिया। मैंने खुद को समझा लिया कि मैंने जो किया वह सही था। मैंने अपनी सेहत और अपने आने वाले कल के बारे में सोचा। फिर भी कभी कभी रात की खामोशी में वह पल आंखों के सामने आ जाता था, जब वह मेरे पैरों में बैठकर मुझसे भीख मांग रही थी कि उसे आखिरी वक्त में घर से न निकाला जाए। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। वक्त ने मुझे इतनी चालाकी से उलझाए रखा कि पता ही नहीं चला ये साल कैसे निकल गए। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी पत्नी सुमन अब तक इस दुनिया में नहीं होगी। एड्स के मरीज ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल ही जी पाते हैं, और जब मैंने उसे छोड़ा था तब वह पहले से ही बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने कभी मुड़कर उसकी कोई खबर नहीं ली, न ये जानने की कोशिश की कि वह कहाँ रही, किस हाल में रही, और उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कैसे काटे। मेरी अपनी जिंदगी भी वैसी नहीं रही जैसी मैंने सोची थी। तलाक के बाद
मैंने जल्दी दूसरी शादी करने का मन बनाया, लेकिन किस्मत जैसे मेरा मजाक बना रही थी। कई जगह रिश्ते की बात चली, लेकिन कहीं से भी हाँ नहीं मिली। कहीं कहा गया कि मेरी आमदनी कम है, तो कहीं मेरे परिवार का स्तर वजह बना। दोस्त और जान पहचान वाले कई बार मजाक में कहते कि मेरी पहली पत्नी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन किस्मत ने उसे उसके कर्मों की सजा दे दी। मैं बस चुपचाप सिर हिला देता था। शायद वह सच में सजा भुगत चुकी थी। मेरी जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे चलती आई थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में अनगिनत सवाल खड़े कर दिए। मैं बाजार में खड़ा हुआ था और एक सुनार की दुकान के बाहर रुका था। तभी अचानक एक औरत की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह दुकान के अंदर खड़ी थी और सोने के गहनों को पैक करवाने की बात कर रही थी। शुरुआत में मैंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि यह आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। मैं आमतौर पर किसी अनजान औरत की तरफ देखने की आदत नहीं रखता, लेकिन उस समय न जाने क्यों मेरे पैर खुद ब खुद दुकान के अंदर झांकने के लिए आगे बढ़ गए। जैसे ही मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी, मैं एकदम सुन्न रह गया। दुकान के अंदर खड़ी औरत कोई और नहीं, बल्कि मेरी पहली पत्नी सुमन थी। वही सुमन जिसे मैंने 5 साल पहले इस भरोसे के साथ छोड़ दिया था कि वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन वह मेरे सामने पूरी तरह जिंदा खड़ी थी। इतना ही नहीं, वह स्वस्थ, खुश और पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। मैंने उसे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा। उसने महंगे कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक नामी कंपनी का बैग था और पैरों में जो जूते थे, वे भी काफी कीमती लग रहे थे। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही न हो। मैंने अपनी आंखें झपकीं कि कहीं यह कोई भ्रम तो नहीं, लेकिन नहीं, ये सच था। सुमन ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वह आराम से दुकान से बाहर निकली और सीधे एक महंगी गाड़ी में जाकर बैठ गई। वह कोई साधारण गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक लग्जरी कार थी, जिसकी कीमत लाखों में रही होगी। मैं पूरी तरह हैरान था। मेरे लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि यह सब कैसे संभव है। मैंने इस औरत को कभी बेहद कमजोर और बीमार हालत में छोड़ा था। फिर 5 साल बाद वह इतनी शान और आराम की जिंदगी कैसे जी रही थी? वह एक साथ 4 सोने के सेट क्यों खरीद रही थी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में तेजी से घूम रहे थे और मुझे इनके जवाब चाहिए थे। मैंने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल चालू की और उसकी गाड़ी के पीछे चल पड़ा। वह गाड़ी धीरे धीरे एक महंगे और रिहायशी इलाके की ओर बढ़ रही थी। मैं कुछ दूरी बनाकर उसका पीछा करता रहा। दिन के उजाले में मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। 5 साल पहले जब मैंने उस पर गलत चरित्र का आरोप लगाकर उसे तलाक दिया था, तब मुझे पूरा यकीन था कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। मैंने खुद को समझाया था कि मेरा फैसला सही है और मैंने खुद को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। लेकिन अब जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा था, वह मेरे हर विश्वास को तोड़ रहा था। उसकी गाड़ी एक बड़े और शानदार बंगले के सामने जाकर रुकी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी दूर खड़ी कर दी और वहां से सब कुछ देखने लगा। तभी एक नौकर तेजी से बाहर आया और उसने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। वह बिना किसी हिचक के गाड़ी से उतरी और सीधे बंगले के अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। ये बंगला, ये गाड़ी, ये नौकर, सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। अब मुझे अपने फैसले पर खुद ही शक होने लगा था। अगर वह सच में गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, तो अब तक जिंदा कैसे रही? और अगर उस पर लगाए गए आरोप सच थे, तो उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक तो आ गया था, लेकिन अब उस घर के अंदर कैसे जाऊं, यह सोचकर मेरी हिम्मत डगमगा रही थी। फिर भी मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। मैंने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। मैं मोटरसाइकिल से उतरा और बंगले के बाहर खड़े गार्ड के पास गया। मैंने सामान्य ढंग से उसे नमस्ते किया और पूछा कि जो महिला अभी अंदर गई है, वह यहाँ कब से रह रही है। गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि मैं कौन हूँ। उसने साफ कहा कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है और मैडम पिछले 3 साल से यहाँ रह रही हैं। ये सुनकर मैं और भी हैरान हो गया। 3 साल, यानी तलाक के करीब 2 साल बाद उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया था।
मैंने उससे और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने शक भरी नज़र से मुझे देखकर आगे बढ़ने से रोक दिया। मैं वहां से वापस लौट आया, लेकिन मेरे दिमाग में बेचैनी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि किसी न किसी तरह मुझे उससे मिलना ही होगा। मैं जानना चाहता था कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वह एक बीमार और बेबस औरत से एक अमीर और आत्मविश्वासी औरत बन गई। मैंने फैसला किया कि मैं अगले दिन फिर यहाँ आऊंगा और हर हाल में उससे मिलने की कोशिश करूंगा। वह रात मेरे लिए बेहद भारी थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कभी सुमन की वह तस्वीर आंखों के सामने आ जाती जब मैंने उसे तलाक दिया था और उसकी आंखों में आंसू थे, और कभी आज का दृश्य याद आता जब वह शान से गाड़ी में बैठी थी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मेरा दिमाग अब भी सवाल कर रहा था, वह जिंदा कैसे बच गई? क्या डॉक्टर की बात गलत थी? क्या मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किसी गलत फहमी के आधार पर ले लिया था? ये सारे सवाल मुझे पूरी रात सोने नहीं दे रहे थे। पूरी रात बेचैनी में काटने के बाद मैंने सुबह यह तय कर लिया कि आज मुझे सुमन से मिलना ही है। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे मैं किसी बहुत बड़े सच के बेहद करीब पहुंच गया हूं। मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसके बंगले की तरफ चल पड़ा। बंगले के बाहर पहुंचकर मैंने गार्ड से बात करने की कोशिश की। उसने मुझे गौर से देखा और कहा कि मैडम ने मुझे अंदर बुलाया है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या सुमन ने मुझे पहले ही पहचान लिया था, या उसके मन में भी वही सवाल उठ रहे थे जो मेरे अंदर चल रहे थे? मैं चुपचाप अंदर चला गया। जैसे ही मैंने घर की दहलीज पार की, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाहर से जितना भव्य और शांत वह बंगला दिख रहा था, अंदर से भी उतना ही सुंदर और सलीके से सजा हुआ था। हर चीज बहुत सोच समझ कर रखी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूं। मैंने पूरे कमरे पर एक नज़र डाली और फिर मेरी नज़र सुमन पर टिक गई। वह सामने ही खड़ी थी। उसका अंदाज किसी सम्मानित और आत्मनिर्भर औरत जैसा था। वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मजबूत नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर न तो डर था और न ही बेबसी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी के सारे दर्द पीछे छोड़ दिए हों और अब वह बिना डरे आगे बढ़ रही हो। मैंने खुद को थोड़ी देर संभाला और फिर धीमी आवाज में उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ? मुझे तो यही लगा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही होगी। सुमन ने मेरी तरफ गहराई से देखा। उसने लंबी सांस ली और बोली कि बस एक छोटी सी गलतफहमी ने हमारी पूरी जिंदगी उलट दी। उसे कभी एड्स नहीं था। अस्पताल में बहुत बड़ी चूक हो गई थी। उसकी जांच रिपोर्ट किसी और मरीज की रिपोर्ट से बदल गई थी। मैं अविश्वास से उसे देखता रह गया। मेरे दिमाग में जैसे भूचाल आ गया। क्या सच में ऐसा हो सकता था? क्या मैंने 5 साल पहले सिर्फ एक गलती की वजह से इतना बड़ा फैसला ले लिया था? सुमन ने बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि तलाक के बाद वह अपने माँ बाप के घर चली गई थी। उसकी हालत तब भी खराब थी और इलाज जारी था। कुछ समय बाद उसके माता पिता को रिपोर्ट पर शक हुआ। उन्होंने दूसरे अस्पताल में दोबारा जांच करवाई। नई रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। उसे एड्स नहीं था, सिर्फ एक ऐसी बीमारी थी जो गंभीर जरूर थी, लेकिन जानलेवा नहीं थी और ठीक हो सकती थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि उसने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मैंने 5 साल यह सोचकर गुजार दिए कि वह मर चुकी है। उसे क्या पता कि मैं अंदर ही अंदर किस हालत से गुजर रहा था। सुमन के चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। वह कुछ पल चुप रही और फिर बोली कि मैंने ही तो उसका साथ छोड़ दिया था। मैंने उसके चरित्र पर सवाल उठाया था। मुझे उस पर भरोसा नहीं था। अगर मैंने उसे घर में रहने दिया होता और बोलने का मौका दिया होता, तो 2 महीने बाद ही सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन मेरी जल्दबाजी ने सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि मुझे भी बर्बाद कर दिया। उसकी हर बात मेरे सीने में चुभती चली गई। मैंने भारी मन से पूछा कि फिर उसकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ी। सुमन ने साधारण लहजे में बताया कि समय के साथ सब बदल गया। उसके लिए एक बहुत अमीर आदमी का रिश्ता आया। उसके पिता ने उसे समझाया कि आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसने दोबारा शादी कर ली। उसका पति अच्छा इंसान निकला। उसने उसे सम्मान दिया, प्यार दिया और हर वह खुशी दी जिसकी वह हकदार थी।
उसने बताया कि अब वह एक बेटे की माँ है। मेरा गला भर आया और मैंने नजरें झुका लीं। सुमन ने कहा कि उसके पति की पहली शादी से 2 बेटियां भी हैं, जिन्हें वह अपनी बेटियों की तरह ही पाल रही है। उसने कहा कि मैंने खुद देखा है कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। उसे वह सब मिला जो कभी उससे छीन लिया गया था। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। मुझे लग रहा था कि जमीन में गड़ जाना ही बेहतर होता। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला पूरी तरह गलत साबित हो चुका था। मैंने धीमे से पूछा कि क्या उसे कभी मेरी कमी महसूस नहीं हुई? सुमन हल्के से हंस दी और बोली कि जब भी वह मुझे याद करती थी, तो मेरा आखिरी चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। वह चेहरा जिसमें भरोसा नहीं, बल्कि शक और नफरत थी। उसके बाद उसे मेरी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। मैंने सिर झुका लिया। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। सुमन ने गहरी सांस ली और कहा कि अब मैं वहां से जा सकता हूं। उसकी जिंदगी अब पूरी है और उसमें मेरी कोई जगह नहीं है। बीता हुआ वक्त लौट कर नहीं आता और वह अतीत में जीने वाली औरत नहीं है। मेरे दिल में पछतावे का बोझ और भारी हो गया, लेकिन मैं जानता था कि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। मैंने आखिरी बार सुमन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर संतोष था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा हो। मैंने थकी हुई सांस ली, धीरे से पीछे हटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर मैंने मोटरसाइकिल संभाली। दिल पर ऐसा बोझ था जो शायद पूरी उम्र नहीं उतरेगा। मेरे मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, काश उस वक्त मैंने जल्दबाजी नहीं की होती। अगर थोड़ा सब्र किया होता तो शायद आज मेरी जिंदगी किसी और मोड़ पर होती। लेकिन जो हो चुका था वह अब बदला नहीं जा सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हर कदम सोच समझकर और धैर्य के साथ उठाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला इंसान को पूरी उम्र पछतावे में डाल सकता है। यही वजह है कि भावनाओं में बहकर या दूसरों की बातों में आकर सच को परखे बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपनी राय कमेंट ज़रूर बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।